नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल में एजुकेशन जॉन प्लस में। मेरा नाम है आयुष और आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस और जेई एडवांस में जो आने वाले क्वेश्चंस वर्क एनर्जी एंड पावर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में आए हुए हैं जेई मेंस में या AIEEE, क्योंकि आपको पता है AIEEE बहुत टाइम से चला आ रहा है, 2000 से 2014 समथिंग या 2010 तक ये हमारे पास या 12 तक हमारे पास AIEEE था। उसके बाद जो जेई मेंस में कन्वर्ट हुआ, ठीक। तो हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, तो हम वर्क एनर्जी पावर जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। अब एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि कोई एक रबड़ बैंड है, तो अ रबड़ बैंड, कोई यार फ्रेंड्स एक रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया एक डिस्टेंस एक्स से, मतलब एक छोटे से डिस्टेंस एक्स से हमने उसको, और अगर रबड़ को आप स्ट्रेच करेंगे तो रबड़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन तो लेगा यार। कोई भी चीज़ है, कोई भी एग्जांपल लो आप यार, अगर आप किसी के मुंह में थप्पड़ मारते हैं तो जो थप्पड़ मारेंगे वापिस उसके गाल तो उसी पोजीशन पे तो आएंगी, ठीक है। तो वो भी गाल तो अपनी पोजीशन अपनी ले रहे हैं, तो रबड़ बैंड भी अपनी पोजीशन ले ही लेगा। और उस रबड़ बैंड जो आपने थप्पड़ मारा है उस बंदे के, वो अब उसकी गाल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए हैं, तो कितनी फोर्स लगी उस गाल पे? F = AX + BX² लगी है। जहाँ पे A या B उसके कांस्टेंट है, जहाँ उसके निशान पड़ गए, निशान कहाँ पड़े? A पे निशान पड़ गया और B पे निशान पड़ गया, तो A और निशान B कांस्टेंट हो गए हैं। तो वर्क डन निकालना है इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबड़ बैंड, कि जहाँ पे दूसरी गाल उसकी जो बच गई है ना, जो अनस्ट्रेच बच गई गाल, वो हमने उसका वर्क डन निकालना है। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, सिंपल आपको बता दिया। अब देखो, सुनो मेरी बात, सुनो ढंग से सुनो। आपको वर्क डन निकालना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू, इसमें मत जाना, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डॉट एक्स होता है ना। वैसे हम ds लिखते हैं पर हम x लिखते हैं। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हम इसमें dw लगा देते हैं। और याद है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए आपने एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी, जिसमें आप इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं। अब यहाँ तो आपकी लिमिट यहाँ तो कुछ भी होगी। यहाँ पे हम क्या लिखते थे? हम यहाँ पे लिखते थे x1 और यहाँ पे हम लिखते थे x2, ठीक। अब सुनो मेरी बात, ढंग सुनना। आपको फोर्स की वैल्यू दी गई है, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करी इसने, ठीक है। अब लिमिट सुनो, लिमिट सुनो ढंग से। लिमिट क्या थी कि भाई 0 से L तक, क्योंकि आप आराम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है हर जगह, क्योंकि कितनी स्ट्रेच हमने वर्क डन पूछा है, जब हमने उसको स्ट्रेच किया L लेंथ तक, कहाँ तक? L लेंथ तक स्ट्रेच किया, तो इनिशियली 0 थी और L तक उसको स्ट्रेच कर दिया। फोर्स की वैल्यू पुट कर दी जो हमें ऊपर दी थी AX + BX², जो है रीस्टोरिंग फोर्स, और साथ में dx तो दिया ही है, ये फॉर्मूला सेम है। अब देखो, आपको पता है कि A तो कांस्टेंट है, तो x × dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? x × dx इंटीग्रेशन फ्रेंड्स क्या होती है? ये होती है x² / 2, है ना। तो x × dx की इंटीग्रेशन x² / 2 आ गई, और x² dx की इंटीग्रेशन x³ / 3 आ गई, ठीक। तो वैसे ही हमने लिमिट भर दी। L कहाँ भरना? हमने x में L भर दिया, तो AL² / 2 + BL³ / 3, क्योंकि x की जगह L भरना है, और नीचे वाली लिमिट से दोनों 0 हो जाएंगे। तो हमारा वर्क डन आ गया। वो वर्क डन हमारा ये आया, ये हमारा आंसर है। देखो जरा, ये वाला सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो, एक फोर्स किसी बॉडी पे लगी, 2 kg ऑब्जेक्ट पे लगी। अ फोर्स एक्ट ऑन अ 2 kg ऑब्जेक्ट, एक फोर्स 2 kg ऑब्जेक्ट पे लगी जिसका मास हमें दिया गया है 2 kg, सो डैट इट्स पोजीशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो उसका पोजीशन, जो x पोजीशन है, पोजीशन क्या है? x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जो x है, x में क्या दिया गया है? पोजीशन टाइम के फंक्शन में आ रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स? वर्क डन बाय फोर्स इन 5 सेकेंड्स। अब देखो, रट्टा नहीं मारना है, वर्क का फोर्स इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। वर्क का फोर्स इन 5 सेकेंड्स। अब सुनो, ये फॉर्मूला ना बच्चों को बताया जाता है, या हम कोई भी आपको जो आपके कोचिंग सेंटर्स में उसमें लिखा जाता है कि जो वर्क डन होता है ना, डायरेक्टली वर्क डन इज इक्वल टू 0 to t, कहाँ से?
0 टू टी, या 0 टू टी नहीं बोलते वहां पे, एक मिनट, पी डॉट डी टी। ये हो गया T2 है ना, यहां पे लिखते हैं T1। देखो अब वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 5 सेकेंड्स, तो P आपको पावर और टाइम, तो टाइम क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 5 सेकेंड, तो भैया ये तो बता दिया कि ये 5 सेकेंड तक निकालना है, तो 0 से लेके टाइम कितना है 5 और पावर डॉट डी टी। अब सिर्फ आपको पावर ही निकालनी है, क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी, पावर। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं तो पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर होती है। तो अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो आपने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, जिसको बोलते हैं एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी एक्स बाय डी टी, और डी एक्स बाय डी टी, तो टी स्क्वेयर की क्या डिफरेंशिएशन होती है, टी स्क्वेयर की होती है 2t, क्या होती है, टी स्क्वेयर की बता रहा हूं सिंपल, टी स्क्वेयर की होती है 2 इंटू टी। तो अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 6t हो गया, और 5 की तो 0 ही है, क्योंकि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 0 होती है, तो हमारे पास सिंपल बचा 60, यहां से वेलोसिटी विल बी 60। अब वेलोसिटी की एक और बार डिफरेंशिएशन करी तो dv बाय dt, तो वहां पे t तो हमारा t का हमारा वेरिएबल है, जो हमारे t का 1 हुआ, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो रही है, तो यहां पे जो t है वो 1 आ गया। अगर t की डिफरेंशिएशन 1 हुई तो हमारा फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। मास मेरे बच्चों मुझे दिया है कितना है, 2 है, और एक्सेलरेशन कितनी है मेरे भाई, एक्सेलरेशन कितनी है 6, तो भैया फोर्स तो निकल गई 12 न्यूटन। अब पावर पता है, पावर फोर्स, तो फोर्स है 12 और वेलोसिटी है 6 इंटू टी, पावर है, पावर कितनी है फोर्स, तो फोर्स कितनी है 12 और वेलोसिटी कितनी है 60, तो 72t आ गया। अब आपने पावर को वहीं भरना है, कहाँ भरना पावर को, ये देखो पावर को यहाँ भरा आपने, 72t आ गया और साथ में dt था। अब आपको मैंने पता है 72 आपका कांस्टेंट है, देखो 72 आपका कांस्टेंट है, आपने t इंटू डी टी की इंटीग्रेशन करी, तो t इंटू डी टी की मैंने क्या बताई है आपको, टी स्क्वेयर बाय 2, कितना टी स्क्वेयर बाय 2, और लिमिट क्या है 0 से 5 सेकंड तक निकालना है, 0 से लेके 5 सेकंड तक निकालना है। क्यों निकालना है मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में दिया है वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, पहले 5 सेकंड में वर्क डन निकालना है, तो 0 टू 5, तो हमारा क्या हुआ 2 से 2 3 का 6 और 2 6 का 12, तो 36 आ गया, और ये हुआ टी स्क्वेयर, क्या हुआ टी स्क्वेयर, और हमारा ये हुआ टी स्क्वेयर, और इसकी जो पावर हुई वही 5, कितनी है 5, तो वह 36, और 36 हमने क्या करा, हमने पावर लिमिट करी, तो ये तो हमारा 0 से, ठीक है, ये तो अपर लिमिट पुट करी, तो टी का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 0, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, आपको खुद ही पता है, ठीक है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो आपका 25 इंटू 36 कितना होगा 900, कितना 900, 25 इंटू 36 900 है, 25 इंटू 36 900, तो फोर्थ ऑप्शन आपका 900। एक क्वेश्चन और हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो एक चेन है, चेन एक टेबल पे पड़ी हुई है, और टेबल पे पड़ी होने की वजह से उसका जो 1/3 ऑफ लेंथ है वो वर्टिकली हैंग कर रहा है, मतलब नीचे को जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो देखो जरा, ये है कि भाई एक चेन, ये हमारी चेन है, और ये चेन जो नीचे को पड़ी है वो कितने डिस्टेंस से पड़ी है, एक्स डिस्टेंस से पड़ी, कितने डिस्टेंस से, एक्स डिस्टेंस से पड़ी है, ठीक है। तो हम पेन चेंज करते हैं, एक मिनट, एक एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल। तो एक चेन एक टेबल पे पड़ी है, जिसमें से उसका एक 1/3 हिस्सा, एक तीसरा हिस्सा जो उसका लेंथ का वो नीचे को आ रहा है वर्टिकली। इफ g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको निकालना क्या है, सिंपल, व्हाट इज द मिनिमम
वर्क required to pull the hanging part of the chain on the table। ठीक है, आपको निकालना है। सिंपल है यार, आप देखो, खुद सोचो आप। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एट लेंथ एल पे उसका मास कितना था चेन का, m था। अगर एट x डिस्टेंस, क्योंकि उसने क्या कहा कि 1/3 उसका जो हमारा नीचे को हैंग कर रहा है, तो एट x डिस्टेंस की बात करूंगा तो मास बाय लेंथ आ जाएगा, क्योंकि लेंथ नीचे चला गया, इनटू x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर l माइनस एक्स करता हूं तो जो x है उसकी जगह l माइनस एक्स आ जाएगा। और फोर्स कितनी हुई, फोर्स इज इक्वल टू m अपॉन एक्स इंटू जी, एम ए, जिसमें मास, ये मास पर मास डेंसिटी बोलते हैं इसको हम, मास इंटू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी हमें दे रखी है। तो वर्क डन जो होता है एफ डॉट डी एक्स, हमने पहले ही फॉर्मूला पता होगा, ये इसकी फोर्स को पुट किया एम बाई एल एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स। टोटल वर्क डन टू पुल द 1/3 पार्ट ऑन द टेबल, कि भैया टोटल वर्क डन निकालना है कि अगर मैं उसको खींच रहा हूं 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा टेबल का ऑन द टेबल पे, तो भैया इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन कहां से करी, 0 to 1/3, मैंने पहले ही बताया था आपको, 1/3 ऐसा दिया है, जैसे टाइम में हमें दिया है, टाइम में हमें क्या दिया था कि भैया इंटीग्रेशन करो 0 से 5वें सेकंड तक, जो आपने करी है उससे पिछले वाले में बात करते हैं, तो लेंथ को स्ट्रेच करना था 0 से l हिस्से में, जो आपने करी है। वैसे ही हम बात करें 0 to 1/3 m बाय एल एक्स, m बाय एल जी कॉन्स्टेंट है, तो x इंटू डी एक्स की x² बाय 2, जो आप 2 बाहर भी ले सकते हैं, x² बाय जो आप 2 बाहर भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने 2 बाहर लिया, देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ, यहां से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपका जो m था पॉन l है इंटू जी है, और जो आपका 2 भी है, क्या है, ये 2 है ना, ये वाला 2, इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, कहाँ निकाल लिया, l के साथ, इस 2 को हमने l के साथ निकाल लिया बाहर। और फिर हमारे पास क्या आया, x², तो x² अपर लिमिट l/3, क्या l/3 का स्क्वायर, क्या हुआ l/3 का, l/3 का मेरे भाई, l/3 का हुआ स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0, तो अब x की जगह 0 भरोगे तो 0 ही आएगा वो, ठीक। ये इस 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर सिर्फ x² बचा है, तो ये m बाय एल जी अपॉन 2, एल का स्क्वायर मतलब, सॉरी l/3 का मतलब l² अपॉन 9, एक l से एक l कैंसिल किया, तो हमारा आंसर क्या आया, mgl, क्योंकि एक l तो बचा है, mgl बाय 2, 9 से कितना हुआ 18, कितना हुआ 18, तो भैया ये हो गया हमारा mgl बाय 18, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा अगला भी। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमें सिंपल कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m, एक बॉक्स जिसका मास m है, जो एक प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, और जो प्लेटफॉर्म वो जो है बॉक्स है जो उस प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट रेस्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म, तो क्या बोला, एक बक्सा एक प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, ठीक, और विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड, ठीक। जो बॉक्स है मूव करता है विद g/2 एक्सेलरेशन। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, तो नॉर्मल रिएक्शन हमने ब्लॉक पे निकालना है। देखो सिंपल है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि भैया जो बॉक्स है, बॉक्स अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन g/2 आपको दे रखी है, उसमें नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, वो आपको दे रखा है। वो नीचे से कितना वजन डाल रहा है, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है mg लग रहा है, ठीक है। n इज इक्वल टू m होता है, बिकॉज n का मतलब नहीं होता, हम बोलते हैं f इज इक्वल टू m। और वहीं पे फोर्स क्या लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स कैसी है, नॉर्मल रिएक्शन। अगर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन की है तो m इंटू ए, और एक्सेलरेशन हमारी
टोटल है। क्यों है टोटल? क्योंकि एक तो इस बॉक्स से नीचे की तरफ लग रही है और एक तो वो खुद लगा रहा है जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो एक्सेलरेशन नेट कितनी है? नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्या? नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। और नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जो आपको गिवन है वो कौन सी एक्सेलरेशन है भैया? जो नीचे को एक्सेलरेशन आ रही है वो आपकी जी, और एक तो आपको ए दे रखी है जो एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, जो ए है वो ये है, ए इज इक्वल टू जी बाय टू, जिसकी वैल्यू जी बाय टू है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी नेट एक्सेलरेशन आएगी 3g/2। तो 3g/2 हमारी एक्सेलरेशन आई। हम n इज इक्वल टू एम में नेट दिया था, टोटल एक्सेलरेशन भरेंगे तो टोटल एक्सेलरेशन क्या आई? एक m मल्टीप्लाई हो जाएगा 3mg/2, 3mg/2। नाउ इन टाइम t में जो ब्लॉक मूव कर रहा है बाय डिस्प्लेसमेंट s से, तो आपको पता ही है कि ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ? नाउ द ब्लॉक्स इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ब्लॉक स्टार्ट हुआ रेस्ट से, तो बॉक्स जैसे स्टार्ट रेस्ट में हुआ तो आपको ऐसे इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने लगाई। इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो टाइम है टी स्क्वायर की बात जो चल रही है, अब भैया जो ए एक्सेलरेशन की वैल्यू उसमें हमने भर दी वहां पे, इसकी एक्सेलरेशन 3g/2, या हम एक्सेलरेशन की बात चली तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ से आई थी। ए कहाँ थी फ्रेंड्स? हमारी क्या थी? यस ये बताया था ए मैंने आपको। तो g/2 ए है आपका, तो हमारी क्या हुआ? जो हमारा एक्सेलरेशन g/2 है तो 1g(t²/4). तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमारी फोर्स क्या थी? फोर्स थी 3mg/2, क्योंकि नॉर्मल फोर्स थी एक टाइप की। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है g(t²/4). तो g(t²/4) और जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3mg²t²/8। ठीक, तो 3mg²t²/8 ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, सबसे पहले जल्दी हो जाएगा। आपको जैसे मैंने बताया था कि AIEEE 2003 में आया था, और ये वेस्ट बंगाल का एग्जाम है जिसमें हमारा 2011 में आया था। ये पुणे में आया था क्वेश्चन 2006 में, और RFT 2003 में आएगा। आपके कहने से हम बिट्स पिलानी के क्वेश्चंस भी लेंगे, चिंता मत करें। ठीक है, आप देखें, अब आपको कुछ बताना चाहते हैं। अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर। कोई एक बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी, एक आदमी है, ठीक, तो बॉडी हमने आदमी को मान लिया, एक आदमी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक, और एक कांस्टेंट पावर से मूव कर रहा है, उसका मतलब उसकी पावर में कोई चेंज नहीं है। द वर्क डन, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t। तो डिस्टेंस कितना मूव हो रहा है? टाइम t। तो उसने कहा कि जो वो बंदा जा रहा है उसका जो टाइम है वो कितना प्रोपोर्शनल, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है उसका टाइम, उसका टाइम कितना चेंज हो रहा है, वही हमें दिया है। अब सुनो, मेरी बात सुनो, इसने क्या क्या आपको बताया है। एक आदमी चल रहा है और उसने सबसे पहले आपको, देखो आपको क्वेश्चन करना ये नहीं है, दिमाग से क्वेश्चन करना अलग होता है और क्वेश्चन में जो दिया है, क्योंकि जेई जो एग्जाम है, जेई एग्जाम में आपको बताऊं, जो जेई एग्जाम दिया गया ना वो टोटली कंसेप्चुअल बेस है। अगर आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाता है तो वो बहुत ही बेस्ट बात होती है। एक बॉडी जो मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, जो मशीन डिलीवर कर रही है पावर, तो सबसे पहले पावर की बात हुई, पी की बात हुई, और पावर में बात होगी टाइम की। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पावर से टाइम की बात हुई है? पावर और टाइम की बात हुई है। अब बात सुनो, पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम को यहां ले जाऊं तो क्या बन गया? वर्क इज इक्वल टू पीटी। वर्क इज इक्वल टू पीटी, पी इंटू टी बोल सकते हैं। अब वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि भैया आपकी टोटल वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वर्क कितना आ गया? 1/2 mv², वर्क की जगह, और पीटी तो पीटी रहा। अब सुनो क्या कहा, अब ये कहा कि भाई जो आपका, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो आपका टाइम है टी, क्या है? टी। तो हम क्या कहते हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, कांस्टेंट डिलीवरिंग पावर कर रही है, तो टाइम से क्या रिलेशन बनेगा? तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/2 के। वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 1/2 के। अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2 के है तो हम इंटीग्रेट करते हैं किसको? मैं करके दिखाता हूं, देखो अभी आपको क्या बोला मैंने आपको। अगर वेलोसिटी हमारे पास t 1/2 के किलो, तो इंटीग्रेट करेंगे
इंटीग्रेट करने से जो हमारा टी है वो 3/2 मिलेगा। आप इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, ये आपको 3/2 के इक्वली मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होती है, पावर लगी होती है। जो टी 1/2 है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, एक ऐड होने की वजह से टी 3/2 आ जाएगा। हाँ, अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम पड़ रही है इसके बाद तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, सिंपल है। ये आपका जेई मेंस 2019 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में बोलते हैं, ठीक है। देखो सिंपल है, एक ये केबल दे रखी है, देखो ये केबल दे रखी है जो 1/n पार्ट जिसको बोलते हैं L/n पार्ट से जो टेबल नीचे हैंग कर रही है। तो भैया कितना वर्क डन होगा टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट, कि जो पार्ट हैंग कर रहा है भैया उसको मैंने ऊपर लपेट देना है, ऊपर ले जाना है इस हैंगिंग पार्ट को। तो कितना वर्क डन होगा भैया, कितना वर्क डन, सिंपल है, कुछ नहीं करना। टोटल लेंथ आपको पता है L है, और जो लेंथ हैंग कर रही है उसको पता है टोटल लेंथ यार आपके पास L पड़ी थी, और थोड़ी लेंथ हैंग कर दी L/n पड़ी है। कितना वर्क डन होता है, वर्क डन क्या मतलब हुआ, देखो पहले हाइट नहीं थी, पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थी, अब हाइट आ गई। हाइट की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब बताएं आपको, तो इनिशियली में बॉडी तो हॉरिजॉन्टल थी, और हॉरिजॉन्टल में कोई लेंथ नहीं है, कोई हाइट नहीं है हॉरिजॉन्टल में, तो हमारी ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो गई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। तो हैंगिंग पार्ट की बात करेंगे तो हैंगिंग पार्ट में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब भैया सुनो ढंग से, g तो g ही रहा, हाइट की जो वैल्यू है वो L/2n, हाइट h की जो वैल्यू है वो L/2n आ गई, L/2n। बट जो हमारी बात हुई है, जो हमारा मास है, तो मास को जो बोलते हैं मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। तो मास पहले m था, अब लेंथ भी चेंज हुई तो मास भी क्या होगा, m/l, और जो लेंथ L/n से मल्टीप्लाई होगा, m/l L/n। तो L आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये क्या आएगा, और ये होगा आपका mgl/2n²। तो mgl/2n², ये इसका आंसर है, mgl/2n²। दिस इज योर आंसर, ठीक। तो याद रखना फ्रेंड्स कि द मोर स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन बैटल, ठीक है। इसका मतलब है कि जब जितनी आप मेहनत करेंगे उतना कम आपको खून बहाना पड़ेगा, किसमें, बैटल में, ब्लिंड बैटल में बहुत कम दर्द होगा आपको बैटल में। और अगर आप ये सोचेंगे कि भाई देखो मैं बताऊं आपको, कोई भी कोचिंग आपको इतना नहीं करा सकती है, आपको करना खुद ही पड़ता है, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली है, तो ये नहीं आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। मैंने जे एडवांस उनके क्रैश कोर्स लिए, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका एग्ज़ाम क्लियर, जब तक आप खुद नहीं है ना रेडी, तब तक आप कोच कोई नहीं करा सकता है, ठीक है। और ऑलरेडी बात ये है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आपको बेशक आपको वो ना मिले, पर आपने मेहनत तो करी, इसलिए आप कर रहे हैं ना। क्योंकि बेले बैठना यार, बेले बैठना एक वो होता है कि बेले बंदा क्या करेगा, ठीक है। तो सिर्फ मेहनत करते रहें, और सब आपको पता ही कि देखो जो आपके किस्मत में है, किस्मत का मतलब क्या होता है, किस्मत खुद लिखनी पड़ती है, या तो मेहनत करो। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं, अलग वीडियोस बनाएंगे, पर बहुत सारे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो लाखों में से कई कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कई की नहीं होती। और मैंने ऐसे पर्सन देखे हैं जो IITs NITs नहीं है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बस आपको एक अलग सी वीडियोस बनाएंगे इसके लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।